हम लोग पॉलिटी के अपने नेक्स्ट चैप्टर में आज पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं संसद के संबंध में हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 के तहत संसद के गठन, संरचना, अवधि और अधिकारियों की प्रक्रिया, उसके विशेषाधिकार और शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। संसद का गठन संविधान के अनुसार भारत की संसद का 3 अंग है। 3 अंगों में आते हैं, पहला राष्ट्रपति हमारा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह संसद में नहीं बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का भी अंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक विधि नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता है। राष्ट्रपति कुछ चुनिंदा कार्य भी करते हैं, जैसे राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करना या सत्रावसान करना, लोकसभा का विघटित करना, जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करना, दोनों सदनों की संरचना, राज्यसभा की संरचना जिसमें अधिकतम संख्या 250 है निश्चित है, जिसमें से 238 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में 245 राज्यसभा के सदस्य हैं, जिनमें 229 सदस्य राज्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है। राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, यानी राज्यसभा के जितने भी सदस्यों का चयन होता है तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उसका निर्वाचन करते हैं। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए राज्यों को सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के लिए 31 सदस्य हैं, जबकि त्रिपुरा से केवल 1 सदस्य और बिहार से हमारे 16 सदस्य आते हैं। संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व के बारे में देखते हैं। राज्यसभा में संरक्षित क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। संघ राज्य क्षेत्र में सिर्फ 3 क्षेत्र आते हैं, जैसे पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि राज्यसभा में आते हैं तथा केंद्र शासित प्रदेशों से जनसंख्या कम होने के कारण इनकी राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। लोकसभा की संरचना देखें तो इसमें लोकसभा का अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है और इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 13 संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि तथा 2 राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन समुदाय से होते थे, जिसे 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। राज्यों का प्रतिनिधित्व के बारे में देखें तो लोकसभा में राज्य का प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उसे संविधान में विधि के उपबंधों के मुताबिक यदि अयोग्य न ठहराया गया हो तो मत देने का अधिकार रखता है, जिसे यह पहले 21 वर्ष था, जो 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1988 में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया के बारे में देखें तो पहलू किस प्रकार से है कि पहले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए सभी राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, अर्थात जिसका निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा समय समय पर किया जाता है।
यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जब भी जनगणना की जाती है उसके पश्चात परिसीमन आयोग का स्थापित करने की व्यवस्था है। हालांकि ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर अभी तक चलता आ रहा है, जो 2026 तक के लिए वैध है। इस संबंध में संविधान में 2 बंद बनाए गए हैं। लोकसभा में सीटों का वर्णन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थान की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। यानी कहने का मतलब है इस लाइन का कि लोकसभा में सीटों का वर्णन इस तरह से किया गया है कि जितने भी हमारी जनसंख्या का अनुपात है सभी राज्यों को, उनको एक निश्चित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो और जिसमें एकरूपता दिखे। यह उन राज्यों पर लागू नहीं होता जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। दूसरा है प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को उसको आवंटित स्थान की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। संक्षेप में अगर समझे तो संविधान सुनिश्चित करता है कि राज्यों के बीच और उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के बीच प्रतिनिधि में एकरूपता हो। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजित किया जाता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, राज्यों के लोकसभा के स्थान का आवंटन किया जाता है हर एक जनगणना के बाद। दूसरा, प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन किया जाता है, जिसका विभाजन परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। संसद को अधिकार है कि वह इसके लिए प्राधिकार और रीति का निर्धारण करे। यानी जनगणना के समक्ष में देखा जाए तो इसका विशेषाधिकार कहा जाएगा कि संसद इसके नियम कानून बना सकता है, जो इसके तहत बनाए भी हैं। विगत वर्षों में देखें तो 4 बार ऐसा व्यवस्था किया जा चुका है, जो है 1952, 1962, 1972 और 2002 में, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में राज्यों को लोकसभा में स्थान का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन को वर्ष 2000 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, जो 1971 की जनगणना के आधार पर रहा है। इस प्रतिबंध को 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में अगले 25 वर्ष के लिए यानी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी 2026 तक जो 1971 की जनगणना के आधार पर जो भी सीटों का बंटवारा किया गया अभी तक, उसी के आधार पर इलेक्शन होते रहेंगे। अनुसूचित जाति और जनजातियों की सीटों का आरक्षण हमारे संविधान में नहीं किया गया है। संविधान में हालांकि धर्म विशेष के प्रतिनिधित्व पति का त्याग किया है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षित की गई है। यानी उनकी विशेष जीवन शैली को देखते हुए लोकसभा में सीटों को आरक्षित किया गया है। यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए किया गया था, जो 1960 तक के लिए था, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से इसे 2030 तक के लिए लागू कर दिए गए हैं, जो संविधान के 104वें संशोधन द्वारा बढ़ाया गया है हाल फिलहाल में ही। अच्छा, अब इसके आगे देखते हैं कि किस तरह से हमारे लोकसभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है। तो इसके लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब है कि कोई भी अगर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होना चाहता है तो उसके लिए उसे कुल वैध मतों में से इतने मत प्राप्त हों कि जो सापेक्षिक रूप से किसी अन्य से एक भी मत अधिक प्राप्त हो। जैसे कि मान लीजिए कि एक ही चुनाव में 3 प्रत्याशी खड़ा है, जिसमें टोटल वैध मत है 100, जिसमें से एक प्रत्याशी को 51 वोट प्राप्त होते हैं, दूसरे को 48 और तीसरे को 1 वोट। इसे 51 वोट वाले को निर्वाचित घोषित किया जाएगा। लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने का आधार बनाया गया है, जिसका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व
विभेद को हटाना था, यानी किसी भी क्षेत्र में विशेष में क्षेत्रीयता की भावना न पनपे, इसलिए सभी क्षेत्रों से लोकसभा सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व दो प्रकार के होते हैं, जिनके नाम हैं एकल हस्तांतरण मत व्यवस्था और दूसरी सूची व्यवस्था। भारत में राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन इसी मत प्रक्रिया के द्वारा होता है, यानी एकल मत हस्तांतरण मत व्यवस्था के द्वारा। दोनों सदनों की अवधि के बारे में देखें तो राज्य विधानसभा की अवधि राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित किया गया था, जो कि एक निरंतर चलने वाली संस्था है, अर्थात इसका कभी भी भंग नहीं होता है, जिसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष निर्वाचित होते हैं। यह सीटें चुनाव के द्वारा भी फिर से भरी जाती हैं और राष्ट्रपति द्वारा तीसरे वर्ष की शुरुआत में मनोचयन होता है, यानी मनोनीत सदस्यों को हर तीसरे वर्ष में मनोनयन होता है, मनोचयन किया जाता है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं स्थापित किया गया है हमारे संविधान द्वारा। संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस तरह के लाइनों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान में राज्यसभा सदस्यों की पदावधि निर्धारित की गई थी या नहीं, तो इसका आंसर होगा नहीं। लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन अगर दिया गया कि इसका निर्धारण कौन करता है, तो इसका सही आंसर होगा संसद। जनप्रतिनिधि